हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गरम है देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा के रण में सियासी शोर मचा हुआ है। राजनीतिक दल जोश में हैं और कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हर कोई अपनी ही जीत का दावा कर रहा है, ताल ठोक रहा है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और तो और INLD भी इनसे 2 कदम आगे निकलकर अपनी जीत की भविष्यवाणी कर रही है। लेकिन बड़ौदा का असली सिकंदर कौन होगा, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। रिपोर्ट देखें। बड़ौदा का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज बड़ौदा में कई दिग्गजों ने जनसभाएं की और एक दूसरे पर जमकर वार किए। बड़ौदा के आहुलाना गांव में जनसभा के दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। हुड्डा ने सरकार पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून किसान हित में नहीं है। वो गहराई से समझने की जरूरत है। ये जो उपचुनाव हुआ है, ये कोई साधारण नहीं। ये बात तो ठीक है, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं वो हमारी तो सरकार बनी हुई है, एक MLA के हालत जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये इलाका ऐसा है, एक के MLA हालत जीत से सरकार भी जाती है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर जो बयानबाजी कर रही है वो महज उसकी बौखलाहट है। आज के दिन जब हम प्रदेश की बात करें तो बहुत से लोग आज भी दबाव दे रहे हैं कि पंजाब की तर्ज पे कानून बनाओ। आप लोगों ने भी पंजाब का रेजोल्यूशन पढ़ा होगा। उनने बड़े स्मार्टली किसान के साथ एक धोखा किया और लिख दिया कि वीट और पैडी पे MSP जो नहीं देगा उसको सजा होगी। वीट और पैडी पे तो हरियाणा के अंदर हम मशहूर कर रहे हैं। उधर जब बड़े भाई रण में उतरे तो छोटे भाई कैसे पीछे रहने वाले थे। दिग्विजय चौटाला ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बड़ौदा में गठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी और ऐसे होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार बीजेपी JJP के कुल वोट मिलाकर इतिहास रचेंगे। कैंडिडेट को 33,000 वोट मिले थे, बीजेपी के कैंडिडेट को 37,000 वोट। इस लड़ाई में JJP BJP गठबंधन है। 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 का गठबंधन है। 32,000 और 37,000 को जोड़ लूं तो 70,000 का गणित बैठता है, अगर मैं गलत नहीं। तो 70,000 से तो ये दोनों पार्टियां शुरुआत कर रही हैं। लगता है चुनाव से पहले जीत का दम भरना चौटाला परिवार के खून में है। जब बात भतीजों की हो रही हो तो चाचा कैसे पीछे रहने वाले हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी बयान दिया कि बड़ौदा में जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। उधर उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी से मिले होने के आरोप को फिर से दोहराया। हल्के के एक मतदाता को आज इस बात की खुल करके जानकारी मिल चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है, आपस एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं। लोग दोनों को सबक सिखाएंगे और हमारा उम्मीदवार बड़े बहुमत से जीतेगा। वहीं चौटाला परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ और हरियाणा की राजनीति के जाने माने नेता और पूर्व सीएम OP चौटाला ने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ। बस लोगों से अपील करूंगा वोट की, और लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करूंगा और भविष्य इनका उज्जवल बन सके, इसलिए मैं इनसे जो वायदा करूंगा सत्ता प्राप्ति के बाद उन सारे वायदों को पूरा करें। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। हमारी पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा और उसके परिणाम स्वरूप मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि इस सरकार के विधायक जो हैं वो तो भाग रहे हैं और भागेंगे। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसान है, मेरा है, दुकानदार है, कर्मचारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जिनके हाथ में जाने अनजाने में ताकत आ गई और वो इसकी आड़ लेकर के लोगों को लूट के खा रहे हैं। बड़ौदा के रण में चौटाला परिवार महाभारत की तरह एक दूसरे के सामने है। हर कोई खुद को पांडव बताने पर तुला है, लेकिन इनका सारथी कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी।
10 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि बड़ौदा का असल सिकंदर कौन है और कौन महज बयानवीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे को कितना साकार किया गया? नारा देने के बाद ये चारों शब्द, ये नारा अपने आप में पूरा है क्या? ये 4 शब्द अपने मतलब को भी बयां कर देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नारा धरातल पर साकार हुआ? क्या महिलाओं को उतनी आजादी और सुरक्षा मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे इस रिपोर्ट में मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आज के वक्त में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो 12-11 बजे से धरने पे बैठी हूँ और जब तक ये है कि कोई एक्शन नहीं हो जा रहा रेपिस्ट के खिलाफ और ये डीएसपी कप्तान के खिलाफ, तो मैं सुबह दिन रात हर टाइम यहाँ धरने पे बैठी। तो अब कितने घंटे हो गए आपको? क्या टाइम हो? मेरे को करीब अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, तो मेरे को सुबह 11 बजे से ये हो गए 10 घंटे। तो अब ये पूरी रात यहाँ धरने पे बैठी? हाँ। पीड़िता पूरा दिन पूरी रात धरने पर बैठी रही, तो क्या धरने पर बैठने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। वो अस्पताल इसलिए पहुंची क्योंकि एसपी कार्यालय में ही धरने पर बैठे रहने के दौरान एक गाड़ी ने उसे रौंद दिया था। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी एक वकील की थी। ये वारदात रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में करीब 11:30 बजे हुई थी। बाकी तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं और साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वहाँ बैठ के मतलब आराम से बैठी थी, एकदम से गाड़ी आई जिसने मेरे को टक्कर मारी और जिससे मेरे को काफी सारी बैक में थाइज वगैरह पे चोटें भी आई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि यह हादसा था या फिर सोची समझी साजिश, क्योंकि पीड़िता ने धरने पर बैठे हुए ये भी बताया था कि डीएसपी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों ने भी उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। मेरी पहली मांग ये है कि जो गैंग रेप के अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये है जो डीएसपी कप्तान सिंह ने, उनके रीडर ने और इसने एएसआई नीलम ने जो मेरे साथ अमानवीय, अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किया है, मतलब डीएसपी कप्तान सिंह का मेरे को ये कहना कि गेट आउट करो इसको, उनके रीडर का मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ना एक लड़की के हाथ के और जो आईओ है जो इस केस में जांच कर रही है उनका मेरे को गाली देना कि क्या है बदतमीज लड़की, रेप नहीं हुआ है, ये वो, इन सब चीजों के खिलाफ मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि ऐसे इंसानों को एक एचपीएस अधिकारी होने का कोई हक नहीं है जो एक औरत की संवेदनाओं को ना समझे। हो सकता है कि महिला के एक्सीडेंट कोई साजिश भी ना हो, लेकिन सवाल तो फिर भी उठते हैं कि आखिर कैसे गाड़ी चला रहे ड्राइवर को एक महिला सड़क पर बैठे हुए दिखाई ही नहीं दी, वो भी एक वकील को। सवाल कई हैं। आपको एक बार महिला का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो पुलिस के पास गई तो थी लेकिन उसके एक नहीं सुनी गई थी और कैसे वो महीनों से यहाँ बस चक्कर ही लगा रही थी। आपको महिला का 3 दिन पुराना बयान भी सुनाते हैं जब वो थाने में थी और उसने बताया था कि उसके साथ जून में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं की गई। शादी हुई थी सर, शादी हुई थी, पति ने अपने चाचा के साथ मिलके और रेप किया सर। किसने? आपके चाचा? उसके चाचा ने किया? उसके चाचा ने और पति ने भी, देवेंद्र नाम है सर, उसकी चाची ने साथ दिया सर मेरे पति के। अपनी चाची के साथ सर नाजायज शारीरिक संबंध है सर, उसकी चाची को वो भाभी बोलता है सर। मेरे को ये सारी घटना सर शादी के बाद पता चली और मैं एक गरीब आर्मी रिटायर्ड की बेटी हूँ। तो आपके मामले पर कार्रवाई करने की बजाय क्या कर रहे हैं? सर मेरे को अंदर टॉर्चर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी सर। 4 महीने 26 तारीख 6वां महीना 2020 से चक्कर लगा रही हूँ सर, 150 चक्कर काट चुकी है। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल तो तब खड़े होते हैं जब ये महिला कहती है कि पुलिस महकमा आरोपियों को बचाने में जुटा है। मैंने सर डीजीपी ऑफिस में भी फोन कर दिया सर, और सर डीएसपी कप्तान आरोपियों के साथ मिली हुई है सर, और कप्तान सर के रीडर भी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं सर, और जो ये महिला पुलिसकर्मी है सर ये मेरे को मार रही है सर। सर मेरे को नहीं, मैंने सर उसके पूरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि संख्या कितनी? संख्या सर 9। तो अब कार्रवाई किसी पे भी नहीं हुई सर। दिल्ली में मुकदमा दर्ज? दिल्ली में मुकदमा दर्ज वहाँ पे सर मेरे को जान से मारने की कोशिश करी गई, मैं नहीं गई सर दिल्ली।
जब पीड़िता ने मजबूरी में आकर एसपी कार्यालय के आगे धरना दिया, जब पीड़िता को कार ने रौंद डाला, तब जाकर पुलिस प्रशासन की आंखें खुली और पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना है कि आखिर पुलिस मामले में लापरवाही क्यों बरत रही है? आखिर कब पुलिस बाकी आरोपियों को गिरफ्त में लेती है? क्योंकि इस मामले में 1 या 2 नहीं बल्कि ससुराल पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला न सिर्फ दुष्कर्म का है बल्कि दहेज, उत्पीड़न और मारपीट के भी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हरियाणा न्यूज के लिए जींद से राजेश जांगलान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप साइबर सिटी गुरुग्राम में रहते हैं या गुरुग्राम में आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। गुरुग्राम में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उस एक्शन प्लान के तहत संबंधित लगभग 22 विभाग कार्य कर रहे हैं और सभी विभागों को आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेशानुसार अलग अलग जिम्मेवारियां तय की गई हैं और सभी विभाग बड़ी तत्परता से, बड़ी निष्ठा से इसमें काम कर रहे हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। शहर के बीच विकास सदन के पास PM 2.5 रहा 249, ग्वाल पहाड़ी के पास PM 2.5 रहा 239, सेक्टर 51 में PM रहा 2.5 यानी 276 और फरीदाबाद गुरुग्राम स्थित टेरी गांव के पास PM 2.5 रहा 221। वहीं शहर के निवासियों की माने तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके और शहर में हरियाली नजर आए। वायु प्रदूषण का अगर हम पिछले 1 हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगभग 210 से लेके 300 के बीच में रहा है। 278 आज का है, बहुत ही खतरनाक है। इतना जहरीला होता है कि वो स्वस्थ आदमी को भी बीमार कर सकता है। बीमार आदमी जो है, जिसको दमे के मरीज हैं और कोई बीमारी है, वो तो बीमार होगा ही होगा, लेकिन स्वस्थ आदमी भी कहीं ना कहीं वो उसको बीमारी की चपेट में ले लेगा। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा कि 15 तारीख से पूरे जनरेटर पे बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पे बैन कर दिया गया है। इस पे शिकंजा भी कसा जाना चाहिए और इसके अलावा में और भी कार्य करने चाहिए। खाली हम इन चीजों को कंस्ट्रक्शन या जनरेटर बैन करने से नहीं होगा। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। साइबर सिटी में लगातार बढ़ता प्रदूषण कोरोना और दमा मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक है। 50 PM 2.5 से ज्यादा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीतू यादव का कहना है कि वायु प्रदूषण हर साल सर्दी के मौसम में ज्यादा रहता है और प्रदूषण ना बढ़े इस पर तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार वायु प्रदूषण दमा मरीजों के साथ कोरोना मरीजों को भी परेशान करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से मरीज के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। इससे मरीज को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। ज्यादा प्रदूषण बढ़ने पर दमा मरीज और कोरोना मरीज के फेफड़ों पर असर होता है। यही वजह है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण कोरोना मरीजों और दमा मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। पेशेंट्स पिछले साल के तहत कम है, लेकिन कुछ पिछले 15 दिनों में पेशेंट थोड़े से ज्यादा होते जा रहे हैं। इनमें बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है। जिनको अस्थमा और जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसमें हमें यही है सबसे ज़्यादा कि हमें मास्क यूज़ करना है और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं आसपास में अपने, और जो इंडस्ट्री जहाँ से डस्ट उठ रहा है वहाँ पे पानी का छिड़काव ज़्यादा रखें, घरेलू उपचार करें और जो बुजुर्ग हैं और जो ज़्यादा सेहत जिनको सांस की तकलीफ रहती है वो कम से कम बाहर आए। इसी तरह आई सर्जन डॉक्टर रमन की माने तो प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। ओपीडी में रोजाना 10 से 15 मरीज आंखों में जलन होने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो इस तरह के मामलों में भी इजाफा होगा। उनकी शिकायतें ये होती है, आंखों में खारिश हो रही है, लाली आ रही है और खूब पानी चल रहा है और वो बार बार उनको जो है देखने में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए हम सूटेबल मेडिसिन देके उनका इलाज करें।
जनरली एक्सपोजर तो मिनिमम हो जाए बेटर है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस अगर लगा लें तो थोड़ा असर कम होगा। और कई पेशेंट ज़्यादा एलर्जिक होते हैं कि कम होते हैं, ये अलग अलग पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ये पॉल्यूशन कितना करता है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है कि लाख कोशिशों के बाद भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, इसके लिए सभी को काम करना होगा। इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सभी संबंधित विभागों को अवगत कराया गया है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश खबर गरम है में फिलहाल यही रुकेंगे, लेकिन चलते चलते एक नजर आज के सवाल पर। क्या बड़ौदा उपचुनाव में चौटाला परिवार की एक दूसरे पर बयानबाजी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? हाँ के लिए यस टाइप करना है आपको, ना के लिए नो टाइप करें और अपने जवाब को 9999 432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।